आपको अगर स्टॉक सिलेक्शन करने के बारे में बोल दिया जाए तो आप निकालोगे फोन या लैपटॉप और अगले 5 से 10 मिनट के अंदर बता दोगे कि कौन सा स्टॉक बेस्ट रहने वाला है। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी एक पर्टिकुलर फंड में अगर पैसा डालना है, अगर आपको एनालिसिस करना है, तो आप कितने देर में एनालिसिस कर लोगे? क्या आपके पास उसके नॉलेज है? अगर है या फिर नहीं है, चलो कोई नहीं, आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइलेसिस मैनेजमेंट पे और मेरा नाम अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते ही हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और बहुत जल्दी ये वीडियो बहुत फास्ट बनाने वाला हूं कि किस तरीके से हम एक छोटा सा एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी फंड को और जान सकते हैं कि इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा या फिर नहीं। ये वीडियो उनके लिए भी बेस्ट होने वाला है जो बिगनर्स है, साथ ही उनके लिए भी बेस्ट होने वाला है जो एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड के अंदर और स्टॉक मार्केट के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत सारे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख चुके हैं और साथ ही एक्सेल सीट पे भी मेंटेन करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और अच्छे से समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम हेल्प लेने वाले हैं चैट जीपीटी का। सबसे पहले हम उससे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जो फ्लेक्सी कैप, कोई फ्लेक्सी, चलो मैं फ्लेक्सी कैप ले रहा हूँ, कि विच फ्लेक्सी कैप इज परफॉर्मिंग वेल इन म्यूचुअल फंड, और हम इसको सर्च करेंगे और जानने की साथ ही कोशिश करेंगे कि हमें क्या जवाब देता है। सबसे पहले ये सर्च कर रहा है तो ये हमें बताता है सबसे टॉप पे इसने रखा है क्वांट्स के फ्लेक्सी कैप फंड को। तो अब हम चलेंगे क्वांट्स के फ्लेक्सी कैप फंड को जानने की कोशिश करेंगे। तो उसका फैक्ट शीट हमें देखना पड़ेगा। तो फैक्ट शीट देखने के लिए मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूं, तो उसे चलिए ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के साथ साथ जो है उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी, ताकि एक जो है पर्टिकुलर व्यू मिल सके कि किस तरीके से क्या है। चलते हैं डायरेक्ट फ्लेक्सी कैप के पेज पे। ये हम आ चुके हैं फ्लेक्सी कैप के पेज पे। साथ ही हम इसे अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही रस तरीके से। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है किसी भी फंड का। ऑब्जेक्टिव अगर आप देखते हो तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। वेट, मैं पेंसिल ले लेता हूँ अपना। ये रहा ऑब्जेक्टिव। तो द प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सीक टू जनरेट कंसिस्टेंट रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड कंपनीज। हाउएवर देयर कैन बी नो एश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी रियलाइज्ड एज एक्चुअल मार्केट मूवमेंट में बी वेरिएंस एट द एप्रिशिएटेड ट्रेंड। मतलब जो लॉन्ग टर्म में इसको रखना चाह रहे हैं, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर, तो एक साथ इस फ्लेक्सी कैप के अंदर सिर्फ डाल के जो है लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है वेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये भी साथ ही पता होना चाहिए कि मार्केट आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क या फिर म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सबसे पहले हम एक और चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि फंड साइज क्या होने वाला है। तो जो फंड साइज है वो लगभग जो है 7,153 करोड़ का है। बहुत अच्छी बात है। और साथ ही जो है स्कीम की हम चीजें जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कब ये स्कीम आया था, क्या इसकी डेट रही है। तो ये जो हमारा डेट दिख रहा है वो बेसिकली क्या दिख रहा है, इंस्पेक्शन डेट जो है वो 17 अक्टूबर 2008 का है। मतलब 2008 से फंड जो है रेगुलेट कर रहा है मार्केट में, तो एक लंबा अच्छा खासा समय होता है। और भी साथ ही कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आपको जितना भी रेशियो के बारे में फिलहाल हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, रेशियो के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको शार्पेन रेशियो देखना है, शॉर्टनिनो रेशियो देखना है, जेस्पेन अल्फा देखना है, आर स्क्वायर्ड देखना है, डाउनसाइड डेविएशन देखना है, अपसाइड डेविएशन देखना है, या फिर डाउनसाइड कैप्चर देखना है, अपसाइड कैप्चर देखना है, और भी होता है, इन्फॉर्मेशन रेशियो भी होता है, एक्सपेंस रेशियो भी होता है। तो बहुत सारी चीजें आप आराम से निकाल के देख सकते हैं। फिलहाल हम एक शॉर्ट टर्म इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम इन सब चीजों पे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे वीडियो में, ताकि एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर सकें, ताकि हमें यह पता लग सके कि एक स्टॉक मार्केट के जैसा जो है म्यूचुअल फंड में भी किसी फंड को छोटे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा, म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो प्लीज अपने रिस्क एपेटाइट पे और अपने समझ से ही जाइए। अगर आपको समझ नहीं तो किसी भी एडवाइजर का हेल्प लीजिए। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अगर हम कंट्रीब्यूशन बाय मार्केट कैप देखें तो लार्ज कैप में जो टोटल इसका इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 64% के करीब है, मिड कैप में 20% के करीब है। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वो लगभग 13.5% के करीब है, जो कि बहुत अच्छा एक एलोकेशन होता है किसी भी फंड के अंदर। मतलब बहुत अच्छा एक एलोकेशन होता है। वहीं अगर हम पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, जो टॉप सबसे टॉप है वो लगभग जो कंटेंट करता है पोर्टफोलियो का वो 54% के करीब है। वहीं टॉप 20 होल्डिंग्स पे देखेंगे तो 76.70, वहीं 30 की बात करेंगे तो 92.41%। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा और नीचे और जानने से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और एज स्टॉक के जैसा जो हमें इसे एनालाइज करना है, तो हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब हम आ चुके हैं इन्वेस्टर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो जो टॉप 10 कॉन्सेंट्रेशन हैं वो लगभग 3.79 का है, 5.34 का जो है टॉप इन्वेस्टर 20 के हिसाब से है, और 30 के हिसाब से 6.35 के हिसाब से। अब फंड मैनेजर की हम बात कर लेते हैं। क्यों फंड मैनेजर को जानना बहुत जरूरी है? अगर फंड मैनेजर के पास्ट हिस्ट्री को आप नहीं जानेंगे, तो
किस तरीके से फंड को मैनेज करते हुए आ रहे थे, तो आप जो है फ्यूचर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो आपके फंड को किस तरीके से वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो संदीप टंडन है यहाँ पे, अंकित पांडे हैं, लोकेश गर्ग हैं, वरुण पटानी हैं, आयुष कुंबत हैं, युग त्रिवेल हैं, समीर कटे, संजीव शर्मा। ये सब एक के नहीं होंगे, इक्विटी के होंगे, डेप्ट के होंगे, तो बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन को संभालते हैं। ठीक है, तो ये भी समझना जरूरी है। सब ऐसा नहीं कि आपके फंड एक ही फंड को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। एक ही टाइम पे बहुत सारे फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिंगल फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इनका जो है स्ट्रक्चर, इनका पास्ट हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। इनका बैकग्राउंड कैसा रिटर्न रहा है, किस एमसीज के साथ इन्होंने काम करा है, वहां पे इनका रेपुटेशन कैसा रहा है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करिएगा। वहीं अगर हम लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री तो नील है, जैसे हर बहुत सारे फंड की तरह। वहीं अगर हम एग्जिट लोड की बात करेंगे तो 1% का चार्जेस है अगर आप 15 दिन से पहले पैसा विड्रॉ करते हो, बहुत कम है। बहुत सारे तो 6 महीने 1 साल तक होता है, तो यहाँ पे तो एक तरीके से कम ही है। अब थोड़ा और नीचे चलने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे, तो बाकी चीजें रहने देते हैं। बेंचमार्क जो हमारा यहाँ होने वाला वो है निफ्टी 500 ट्री, यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स, और इसका रिस्क एपेटाइट क्या रहने वाला है फंड का, ये भी जान लेते हैं। तो जो हमारा रिस्क है वो लगभग जो है वो हाई है, हाई रिस्क की है। जो स्कीम रिस्कोमीटर भी है और बेंच रिस्कोमीटर भी है, दोनों हाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो है कम रिस्क से खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिस्क है तो रिस्क है। हर्षद मेहता पे ध्यान नहीं देना, फिलहाल हम एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। अब स्कीम रिटर्न भी जान लेते हैं एसआईपी के थ्रू। तो एसआईपी के थ्रू वही हम डेटा लेंगे, 10,000 अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो किस तरीके से उसका रिटर्न जनरेट हुआ है। तो सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड आया, अगर किसी ने 10,000 पर मंथ डाल रहा होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो 10,000 पर मंथ डाल रहा होगा, तो वो लगभग जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो 14,90,000 रुपए करेगा। वहीं अगर इसके रिटर्न की बात करेंगे आज के समय में, तो अगर किसी ने रेगुलर के थ्रू किया होगा तो वो लगभग 97 लाख यानी कि 1 करोड़ के करीब बन रहा होगा, आप सोच रहे हैं। और जो डायरेक्ट के थ्रू गए होंगे उनका करीब 65 लाख के करीब। वहीं अगर 5 सालों पे बात करेंगे तो 6 लाख रुपया जमा हुआ होगा। वहीं अगर हम डायरेक्ट के थ्रू बात करेंगे तो 10,67,020 रुपये करीब बना होगा। वहीं अगर हम रेगुलर की बात करेंगे तो उसी करीब 10,31,531। वहीं अगर 1 साल की बात करेंगे तो 1,20,000 रुपये जमा हुआ होगा। डायरेक्ट पे रिटर्न की बात करेंगे तो 1,17,398 रुपया, और रेगुलर की बात करेंगे तो 1,16,693 रुपया। मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न है ये, आप देख सकते हैं। मैं एक साल बीच में गैप किया, वो आप देख सकते हो। आप खुद भी डाउनलोड करो, और मैं चाहता हूं कि आप देखो और सीखो, समझने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ आप कर सकते हो। पता है आपको, तो ये तो हमने रिटर्न भी जान रहे कि रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन अब एलोकेशन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एलोकेशन समझना लास्ट है बट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ना एक कंफर्मेशन दे सकता है कि आपको किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आपको पीएसयू स्टॉक्स के अंदर आपको अच्छा लग रहा है कि इन्वेस्ट करना है, साथ ही बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो ये देखिए आप एलोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका एलोकेशन पीएसयू के अंदर है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है, ऑयल एंड गैसेस के अंदर है, पावर्स के अंदर है, हेल्थ केयर्स के अंदर है, ऑटो के अंदर है, एफएमसीजी के अंदर है, केमिकल के अंदर है, सर्विसेज के अंदर है, मेटल्स के अंदर है, फिर ऐसे इसी तरीके से करते करते टेक्सटाइल, रियलिटी से लेके लगभग हर जगह पे एक अच्छा खासा जो सिनेरियो देखा जा सकता है पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पीएसयू के 2 स्टॉक्स चूज करने थे, फाइनेंशियल सर्विसेज के 2 स्टॉक्स चूज करने थे, पावर, ऑयल एंड गैस, हेल्थ का या फिर ऑटो का, एफएमसीजी का, तो आपके लिए क्या है ना, ये बेस्ट हो जाता है कि ये जो फंड है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जिसको हम जान के अच्छे तरीके से समझ चुके हैं एक हद तक, मोटा मोटा, कि किस तरीके से फंड को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके एक्सेल शीट पे पड़ा हुआ है कि यार पीएसयू में जो है आप देख सकते हो जाके कौन सा अच्छा स्टॉक जो परफॉर्म कर रहा है। अब आते हैं मेन चीजें, कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ जो टॉप रैंकिंग जो स्टॉक्स जिन्होंने मतलब इन्होंने जो पिक कर रखा है उसके बारे में भी समझना और जानने की कोशिश करेंगे जल्दी से एकदम। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वो है रिलायंस इंडस्ट्री। वहीं अगर ऑरबिंदो फार्मा की बात करेंगे तो वो भी है, फिर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड भी है, फिर अडानी लिमिटेड भी है। और इनकी अगर आप टोटल नैव देख लो या परसेंटेज में देख लो तो 9.88% रिलायंस का है, ऑरबिंदो का देखोगे तो 7.07%। वहीं अगर संवर्धन मदरसन की बात करेंगे तो 5.86% है, अडानी पावर लिमिटेड की बात करेंगे तो 5.71। तो इसी तरीके से जो है सो ऑन चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम फंड को एक अच्छे तरीके से एनालाइज कर चुके हैं। अगर और भी आपको इन डीप जानना है तो वो क्या कर सकते हैं, हम चीजों को देख सकते हैं कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी। किसी भी 1-2 स्टॉक्स को पिक करेंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को ले लेते हैं, चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे। रिलायंस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, रील्स शेयर, हाँ ठीक है, रील शेयर प्राइस करेंगे और मैक्स करेंगे,
ठीक है। मैक्स करने के बाद यानी कि आज भी 2025 अगर चल रहा है तो 2015 के टाइम पे जाते हैं। 2015 में अगर आप चेक करोगे मेरे क्रसर के हिसाब से तो 243 रुपये पे था रिलायंस का शेयर, और अगर आज देखोगे नहीं कुछ भी तो नहीं कुछ भी, ये जो है 1528 रुपये पे चल रहा है। वहीं जैसे कि 2008 में अगर फंड आया है तो 2008 अगर आप चेक करोगे तो लगभग जो रिलायंस का शेयर था वो लगभग 140 रुपये पे था, और आज के समय पे 1600 के करीब मार्केट में ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑरबिंदो की तो ऑरबिंदो भी जो है एक अच्छे खासे प्लेस पे होगा। चलिए चेक ही कर लेते हैं ना। तो 2008 के करीब 31 रुपये पे जो है ऑरबिंदो ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये ऑरबिंदो फार्मा ही था ना हमारा, हाँ ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड। तो ये करीब जो है 2008 में 16 रुपये पे 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, और आज के समय में 1200 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। इस फंड ने लगभग 9061% जो है अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। तो इस तरीके से आप जो इन डीप एक एक पर्टिकुलर स्टॉक को जाके चूज कर सकते हो और जानने की कोशिश कर सकते हो। साथ ही जो है आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, इसी तरीके का वीडियो अगर आप और चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ भूलिएगा मत बेल आइकन दबाना। और साथ ही क्या बताऊं मुझे जल्दी आप कि किस तरीके से आप स्टॉक के जैसा जो है किसी भी फंड को एनालाइज कर सकते हो, और साथ ही जो है एक अच्छा खासा फंड पिक कर सकते हो और आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, खुद भी करो और फैमिली रिलेटिव्स को भी कराओ। तब तक के लिए बाय।